15 अगस्त को जब हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे तब कुछ लोगों के मन में अफगानिस्तान के बिगड़े हालात को लेकर चिंता थी। लेकिन बहुत कम लोगों का ध्यान इस तरफ गया कि हमारे 75वें स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के ही एक सूबे में ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया। एक पूर्व उग्रवादी के मरने पर इतना बवाल हुआ कि सूबे के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। राज्यपाल के काफिले पर पत्थर चले। चौंक गए। ये डिटर्जेंट का विज्ञापन नहीं है, ये लल्लन टॉप शो ही है और हमारा नाम सौरभ द्विवेदी है। और बड़ी खबर में आज बात होगी मेघालय में मचे बवाल की। लेकिन शो में सबसे पहले दिन का वीडियो। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर उन्हें सलाम पेश कर रहे हैं। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा था कि तालिबान अपने देश को आज़ाद करा रहा है और ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मसला है। उन्होंने तालिबान के कब्जे की तुलना भारत के स्वतंत्रता संग्राम से भी कर दी थी। लगता नहीं कि मौलाना नोमानी या बर्क टीवी पर वो दृश्य देखते हैं जिसमें तालिबान से लोग इतने घबरा चुके हैं कि हवाई जहाज के बाहर लटक रहे हैं और प्लेन से गिर रहे हैं, या फिर उन औरतों की चीख पुकार जिन्हें अपने आगे के दिन काले नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए और जो आपके इर्द गिर्द बर्क या मौलाना जैसे लोग हों उनको भी दिखा दीजिए ये वीडियो। खास मौलाना नोमानी और सांसद बर्क के लिए हम एक और जानकारी लाए हैं। पॉलिटिको की खबर के मुताबिक इनमें से एक शख्स गिरा नहीं था। जब प्लेन का लैंडिंग गियर बंद हुआ तो वो उसी में फंस गया। जब जहाज उतरा तो उसका छत विछत शव फंसा मिला और इसके चलते लैंडिंग गियर ने काम करना भी बंद कर दिया था। क्या मौलाना नोमानी या बर्क उस बेबसी का अंदाजा लगा सकते हैं जो ऐसे हश्र की तरफ किसी को धकेल दे? क्या आपने उन तस्वीरों को देखा है जिसमें काबुल की सड़कों पर दुकानों की पुताई हो रही है ताकि जो महिलाओं की तस्वीरें छपी हैं वो मिटा दी जाए? क्या आप दोनों जानते हैं कि तालिबान ही था जिसने ओसामा बिन लादेन नाम के आतंकवादी को शरण दी थी और आम अफगानियों का जीवन नर्क बनाया था? कितनी बच्चियों के स्कूल बम से उड़ा दिए। हमें नहीं लगता कि ये बातें आप तक पहुंची हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता, या फिर ये कि आप ऐसा ही राज पसंद करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना नोमानी के इस बयान की निंदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी की है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास को सुनिए। मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से जबरदस्त तरीके से तालिबान की मजम्मत करता हूं। और ये तालिबान वही है जो हिंदुस्तान के और हिंदुओं को तो मुखालिफ नहीं हैं। उन्हीं ने हमारे ऊपर शियों पर जो जुल्म किए, हजारा में, बामियान में लकड़ी की टालों के ऊपर हमारा गोश्त तुल के बिका है। हमें लकड़ी की टालों के ऊपर काट के तोल के बेचा गया है। और जमाने ने देखा जिस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई कि या हुसैन के फ्लैश को, या हुसैन के झंडों को उन्हीं ने उतरवा के जमीन के ऊपर फेंकना शुरू कर दिया है। और जिस हुसैन ने इस्लाम को बताया था उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को और उन्हीं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के परचम को जमीन के ऊपर फेंकते हुए आगे चलते चले जा रहे हैं। ये क्या इस्लाम है कि कांधे के ऊपर AK-47 रखे हुए अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए? ये हुसैनी इस्लाम नहीं है, ये यजीदी इस्लाम है। वैसे जानकारी यह भी है कि बर्क की टिप्पणी के लिए उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली नियुक्तियों से। आज देश भर के समाचार संस्थानों ने सूत्रों के हवाले से, आई लव सूत्र, खबर चलाई कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 9 जजों के नाम की सिफारिश की है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इनमें से 3 महिला जज हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट से जस्टिस BV नागरत्ना, तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली और गुजरात हाईकोर्ट से जस्टिस बेला त्रिवेदी।
आगे चलकर जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बन सकती हैं। इन 3 जजों के अलावा बाकी 6 के नाम क्या हैं? कर्नाटक हाई कोर्ट से वहां के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, केरल हाई कोर्ट से जस्टिस CT रवि कुमार, केरल हाई कोर्ट से ही जस्टिस MM सुंदरेश और वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा। ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद में रामलला विराजमान के वकील भी थे। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज हो सकते हैं, लेकिन जब से पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई नवंबर 2019 में रिटायर हुए, तब से सुप्रीम कोर्ट को कोई नया जज नहीं मिला। एक के बाद एक जज रिटायर जरूर होते रहे। 12 अगस्त को जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन भी रिटायर हुए। आज जस्टिस नवीन सिन्हा भी रिटायर हो गए। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 24 जज सुनवाई के लिए मौजूद हैं। अगर कोलेजियम की ये सिफारिशें मान ली जाती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 33 जज हो जाएंगे। ये तो हुई जानकारी। अब आते हैं कुछ ज्ञान की बात पर। इंडियन एक्सप्रेस में छपी अपूर्वा नाथ की रिपोर्ट इन नियुक्तियों में हुई देरी की एक और कहानी सुनाती है। रिपोर्ट इस तरफ इशारा करती है कि मार्च 2019 से कोलेजियम का हिस्सा रहे जस्टिस नरीमन कोलेजियम की इन सिफारिशों से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में 2 वरिष्ठतम जजों के नाम की सिफारिश जब तक नहीं होती, कोलेजियम नामों पर एकमत नहीं होगा। कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका भारत की सभी हाई कोर्ट्स में वरिष्ठतम जज हैं। इसके बाद नाम आता है त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अकील कुरैशी का। जस्टिस नरीमन के रिटायर होने के बाद हुई कोलेजियम की जिस सिफारिश की चर्चा है उसमें जस्टिस ओका का नाम है, लेकिन जस्टिस अकील कुरैशी का नहीं है। कानूनी मामलों पर रिपोर्टिंग करने वाली समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच के मुताबिक कोलेजियम ने 9 नामों की सिफारिश तो की है, लेकिन जजों ने मिनट्स ऑफ मीटिंग पर दस्तखत नहीं किए हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग का मतलब होता है एक बैठक के दौरान हुई बातचीत और फैसलों का लिखित ब्यौरा। फिलहाल कोलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम जज हैं। कौन है ये? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस UU ललित, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस L नागेश्वर राव। इन सारी खबरों के सामने आने और चर्चा के बाद मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने आज कहा कि कोलेजियम के नामों को अंतिम स्वीकृति मिलने से पहले हुई कयासबाजी से उन्हें पीड़ा पहुंची है। इसका उल्टा असर हो सकता है, जजों के करियर पर असर पड़ सकता है। जस्टिस रमन्ना आज रिटायर हो रहे जस्टिस नवीन सिन्हा के विदाई समारोह के अवसर पर यह बयान दे रहे थे। वैसे कोलेजियम की सिफारिशों की बात चलिए तो हम आपको कुछ और जानकारी भी दे देते हैं। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि सरकार कोलेजियम की सिफारिशों पर महीनों और बरसों तक फैसला नहीं लेती और इसके चलते गंभीर मामलों की सुनवाई में विलंब होता है। जस्टिस किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट में स्वीकृत क्षमता के आधे से भी कम जज बचे हैं। 60 की क्षमता है, 29 बचे हैं। सरकार कोलेजियम की सिफारिशों पर अमल करने में समय का ध्यान नहीं रख रही। मार्च 2021 में भी इस तरह की खबरें आई थी जब सुप्रीम कोर्ट को सरकार से कोलेजियम की 55 सिफारिशों पर फैसला लेने को कहना पड़ा था। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता, जम्मू कश्मीर और दिल्ली हाई कोर्ट से संबंधित 10 सिफारिशों के संबंध में सवाल किया तो अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार को इसके लिए 3 महीने का वक्त चाहिए होगा। ये सिफारिशें तब 6 महीने से पहले ही लंबित थी। तब अदालत ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा की गई सिफारिशों पर अमल के लिए सरकार को एक टाइमलाइन बना लेनी चाहिए। अब आपके मन में यहाँ प्रश्न उठ रहा होगा कि ये देर होती कैसे है, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। जब हाईकोर्ट का कोलेजियम अपनी सिफारिश भेजता है तो केंद्रीय कानून मंत्रालय, खुफिया विभाग और दूसरी एजेंसियों के मार्फत एक बैकग्राउंड चेक करता है। फिर ये नाम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इन नामों को केंद्र के पास पहुंचता है जो इन पर मुहर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में कोलेजियम की सिफारिशों के बाद भी इस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। कभी कभी सरकार सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को लौटा भी देती है। जैसे इसी अगस्त के महीने में सरकार ने जम्मू कश्मीर की वरिष्ठ वकील मोक्षा खजूरिया काजमी का नाम पुनर्विचार के लिए वापस भेजा, लेकिन कोई कारण नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनका नाम जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के लिए भेजा था। इस खबर ने सुर्खियां भी बनाई थी क्योंकि 2 वर्षों में ये चौथी दफा था जब सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए भेजे किसी नाम को अस्वीकार किया हो। काजमी का नाम अक्टूबर 2019 में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने भेजा था। काजमी के बाद भेजे गए 3 दूसरे नामों की नियुक्ति हाईकोर्ट में हो चुकी है। अब अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। आज कांग्रेस नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर को एक बड़ी राहत मिली। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मृत्यु के मामले में बरी कर दिया। थरूर पर आरोप था कि उन्होंने सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाया।
17 जनवरी 2014 को सुनंदा दिल्ली के होटल लीला पैलेस के स्वीट नंबर 345 में मृत पाई गई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी मौत अचानक किसी अप्राकृतिक कारण से हुई थी। शुरुआती जांच में एसडीएम ने भी कहा था कि सुनंदा की मौत का कारण हत्या या कोई हादसा हो सकता है, इसलिए पुलिस को गहराई से जांच करनी चाहिए। इस हाई प्रोफाइल केस में ढेर सारे ट्विस्ट आते रहे। कभी पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के डॉक्टर ने कहा कि उन पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने का दबाव बनाया जा रहा है, तो कभी सुनंदा के शरीर पर अलग अलग चोट के निशानों की चर्चा चली। कभी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो इस मामले में जनहित याचिका लगाएंगे, तो कभी दिल्ली पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर BS बस्सी ने कहा कि सुनंदा ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। फिर कभी पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का भारत आना होता और वो कहती इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार मई 2018 में दिल्ली पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और शशि थरूर को नामजद किया। थरूर को अदालत में सम्मन भी किया गया। उन्होंने दलील दी कि सुनंदा की मृत्यु का कारण आज तक ना तो हत्या के रूप में स्थापित हो पाया है और ना ही आत्महत्या के रूप में। किसी गवाह ने दहेज या प्रताड़ना की बात भी नहीं की। आखिरकार थरूर पर आरोप तय नहीं हो पाए और आज उन्हें इस मामले में बरी कर दिया गया। आखिरी सुर्खी का ताल्लुक भी सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के दरवाजे लड़कियों के लिए भी खोल दिए। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने सेना को फटकार लगाते हुए कहा कि जब पिछले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट महिलाओं को सेना में परमानेंट कमीशन देने का आदेश दे चुका है, इसके बाद भी सेना ने अपना माइंडसेट क्यों नहीं बदला। एनडीए और नेवल एकेडमी की परीक्षा के नतीजे अदालत के अंतिम आदेश के बाद जारी किए जाएंगे। अब ये तय है कि लड़कियां भी सेना के उच्च पदों तक पहुंच पाएंगी, जिसकी पहली सीढ़ी एनडीए होता है। इस बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो आज का ऑड नारी शो जरूर देखें। ऑड नारी ललन टॉप की एक और पहल है। आप ऑड नारी का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि महिलाओं की नज़र से दुनिया कैसी चल रही है ये आप जान सकें। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। पिछले 4-5 दिन से अफगानिस्तान और वहां तालिबान के कब्जे पर खूब बात हो रही है, इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान नहीं गया कि देश के अंदर ही एक राज्य में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है इसकी बानगी इस वीडियो में है। ये मेघालय की तस्वीरें हैं। 15 अगस्त को जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे थे, कश्मीर में राष्ट्रगान गाते बच्चों के वीडियो देखकर खुश हो रहे थे, तब मेघालय में कुछ और चल रहा था। वहाँ 15 अगस्त को ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया। काले झंडे लहराए गए, पुलिस की गाड़ियाँ लूटी गईं, हथियार लूटे जा रहे थे, सरकारी वाहनों को आग लगाई जा रही थी और पथराव हो रहा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के घर पर भी बम फेंके जा रहे थे। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के काफिले पर भी हमला हुआ। राजधानी शिलोंग जैसे किसी युद्ध की जमीन बन गई हो। और ये सब क्यों हो रहा था? उस आदमी की मौत के विरोध में जो जिंदगी भर मिजोरम को भारत से अलग करने की कोशिश में लगा रहा, जिसे अखबारों में उग्रवादी लिखा जाता है। मेघालय के पूर्व उग्रवादी चेरिस्टरफील्ड थांग्यू की पुलिस या एनकाउंटर में मौत पर यह बवाल हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे कश्मीर में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हुआ हो। बुरहान की मौत के बाद भी खूब प्रदर्शन, पत्थरबाजी और भारत विरोधी नारे हुए थे, लेकिन हमने कश्मीर जैसी घटनाएं या उस तरह के सेंटिमेंट्स मेघालय में नहीं सुने। चरमपंथी घटनाओं की खबरें वहां से नहीं आती। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मेघालय में 15 अगस्त को ब्लैक फ्लैग डे मनाया गया? चेरिस्टरफील्ड की मौत और उसके बाद जो हुआ, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में झांकना पड़ेगा। 1970 का दशक, तब भारत के पूर्वी हिस्से में कई बड़े घटनाक्रम हो रहे थे। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश वजूद में आया। इसके चंद महीने बाद ही भारत की सरकार ने बांग्लादेश से लगते असम के 2 जिलों को काटकर अलग राज्य बनाया, मेघालय। 1972 तक असम की राजधानी रहा शिलोंग, अब मेघालय की राजधानी बन गया था। मेघालय में 3 पहाड़ियों का इलाका आता है, खासी, जैंतिया और गारो। इन हिल्स के नाम पर ही यहाँ खासी, जैंतिया और गारो जनजातियां हैं। ये मेघालय की आबादी का लगभग 80% है। अब इस 80% आबादी को दिक्कत थी बाकी की 20% आबादी से। इस 20% में कौन थे? बंगाली, नेपाली, मारवाड़ी, कुछ छोटे समुदाय भी। बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के वक्त और उसके बाद भी बंगाली मूल के लोग मेघालय में आ रहे थे और जनजातियों में इसको लेकर रोष था। ऐसे में 1978 में खासी स्टूडेंट यूनियन बना, जिसने बांग्लादेशियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाना शुरू किया। जनजाति लोग बाहरियों को दखार कहते थे और दखार के विरोध में उन्होंने जल्द ही हिंसा भी शुरू कर दी। 1979 से ही बंगाली मूल के लोगों को निशाना बनाया जाने लगा।
फिर 80 के दशक में बाहरी वर्सेस स्थानीय वाले झगड़े ने बड़ा रूप अख्तियार किया। 80 के दशक में देश के कई हिस्सों में उग्रवाद पनप रहा था। पंजाब में खालिस्तानियों का मूवमेंट चल रहा था। कश्मीर में इस्लामिक उग्रवादी हथियार उठा रहे थे। मेघालय में भी चरमपंथ पनपा। एक संगठन बना जिसका नाम था हाइनीवट्रेप अचिक लिबरेशन काउंसिल, शॉर्ट में से बोलते थे HALC। इस नाम में हाइनीवट्रेप शब्द खासी और जयंतिया जनजाति के लिए था और अचिक का इस्तेमाल गारो समुदाय के लिए। हालांकि 1992 के आसपास इस संगठन में दरार पड़ी। HALC से टूटकर हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल यानी HNLC और अचिक लिबरेशन आर्मी नाम के दो संगठन बन गए। HNLC के संस्थापकों में से एक था चेरिस्टरफील्ड तांग्क्यू, वही आदमी जिसकी मौत पर अब मेघालय सुलग रहा है। इस संगठन का मकसद था भारत से आज़ादी, खासी और जयंतिया जनजाति के लिए अलग देश की मांग। दोनों समुदायों से संगठन में आज़ादी दिलाने के नाम पर लड़कों की भर्ती भी की गई। इनकी ट्रेनिंग होती थी बांग्लादेश में। इस संगठन ने जनजातीय अस्मिता का प्रतीक बनकर खूब लोकप्रियता भी हासिल की। इसके कहने पर मेघालय में हड़ताल होती थी, भारत विरोधी घटनाएं होती थी, हिंसा होती थी। जैसे कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठन थे, वैसे ही मेघालय में HNLC काम कर रहा था। इसके समानांतर गारो समुदाय के भी कुछ हथियारबंद गुट चल रहे थे, जैसे लिबरेशन ऑफ अचीक एलीट फोर्स। ये 2005 में बना था। 2009 में गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी नाम का संगठन बना, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। इसके नेताओं की गिरफ्तारी होती रही और ये बंद होते गए। 2000 के बाद HNLC की भी कमर तोड़ दी गई। जूलियस डोरफांग जैसे शीर्ष के नेताओं ने भी सरेंडर कर दिया, यानी संगठन की उग्रवादी गतिविधियां लगभग बंद हो गई थी। चरमपंथ मेघालय से खत्म माना जा रहा था और उसकी छवि एक शांत प्रदेश की बन गई थी। लेकिन अक्टूबर 2018 में आकर HNLC के महासचिव चेरिस्टरफील्ड तांग्क्यू ने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले तक ये आदमी अंडरग्राउंड था। सरकार कह रही थी कि इसने सरेंडर किया है, जबकि उसका कहना था कि स्वास्थ्य कारणों से मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। उग्रवादी संगठन छोड़ने के बाद चेरिस्टरफील्ड राजधानी शिलोंग में रहने लगा। अब आते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिसंबर 2020 पर। यहां से मेघालय में बम धमाकों का नया दौर शुरू होता है। ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में IED धमाका होता है जिसमें 2 लोग घायल। इसकी जिम्मेदारी ली HNLC ने। पुलिस जांच में जुट गई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 1 महीने के अंदर एक और धमाका। यह धमाका हुआ शिलोंग के लाइटू मखरा बाजार में। इसकी जांच में पुलिस को धमाकों के पीछे चेरिस्टरफील्ड की भूमिका पता चली। 13 अगस्त को पुलिस दबिश देने उनके घर गई और 14 अगस्त शनिवार को खबर आई कि पुलिस एनकाउंटर में चेरिस्टरफील्ड मारा गया। खबर बाहर आते ही खासी जनजाति के लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल पड़े। पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ शुरू हो गया। 4 जिलों में 2 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर चेरिस्टरफील्ड को मारा है। इस पर पुलिस की सफाई भी आई। उन्होंने कहा कि बम धमाकों में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और जो सबूत मिले उनके मुताबिक चेरिस्टरफील्ड धमाकों की साजिश में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस घर गई तो उसने चाकू से हमला किया। आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने गोली चलाई तो वो जख्मी हो गया और अस्पताल के रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने यह भी कहा कि उसके घर से पिस्तौल और कई आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। लेकिन पुलिस की सफाई के बाद भी प्रदर्शन रुके नहीं। सरकार को फिर झुकना पड़ा। राज्य के गृह मंत्री लखमेन रिम्बुई ने 15 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय ने अभी तक उनके इस्तीफे को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है। सरकार ने इस घटना की मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश भी दिए हैं। इन सब के बीच घटना के 5 दिन बाद ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ा है। कर्फ्यू में भी ढील दी गई है। अब सवाल यह है कि एक पूर्व उग्रवादी की मौत पर इतना गुस्सा क्यों भड़का? क्या ये मेघालय में फिर से उग्रवाद पनपने के संकेत हैं? टिप्पणीकारों की राय है कि इसमें उग्रवाद के समर्थन का एंगल नहीं है। हालांकि चेरिस्टरफील्ड खासी जनजाति से आते हैं और इस समुदाय के लोग उन्हें अपना हीरो मानते थे, इसलिए मौत पर समाज के लोग उबल पड़े। स्थानीय जनजाति और बाहरी के झगड़े को भी हाल में नया ईंधन मिला। CAA कानून आने के बाद मेघालय में प्रदर्शन हुए थे। इनर लाइन परमिट की मांग को लेकर जनजातीय संगठनों ने ये प्रदर्शन किए थे। इनर लाइन परमिट यानी किसी बाहरी के आने पर परमिट की जरूरत हो। इन भावनाओं को भुनाने के लिए HNLC भी नए सिरे से एक्टिव हुआ। ये संगठन सरकार को अपनी अहमियत जैसे जताना चाहता हो। सरकार लंबे वक्त से कोशिश में थी कि HNLC के कैडर सरेंडर करें। इसके लोग सरकार से बात भी कर रहे थे, लेकिन अपनी शर्तों पर। जब सरकार चाहती थी कि सारे लीडर्स हथियारों के साथ सरेंडर करें और फिर बातचीत होगी। और सरकार को बैकफुट पर लाने के लिए HNLC ने धमाके करवाए, ऐसा माना जा रहा है। महीने भर के भीतर यह दूसरी बार है कि उत्तर पूर्व के किसी हिस्से में इतनी बड़ी तादाद में हिंसा हुई हो। कुछ दिन पहले असम और मिजोरम में हिंसक झड़प की खबर आई थी और जाहिर है कि जब ऐसी खबरें आएंगी तो केंद्र सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए इन घटनाओं को लेकर कांग्रेस भी पूछ रही है कि गृह मंत्री क्या कर रहे हैं।
आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।